हेलो एंड वेलकम बैक। साइंस एंड टेक के वीकली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और जो टॉपिक्स रहे हैं वो कुछ इस तरह हैं। कुछ तो टॉपिक्स जो रिलेटेड हैं वो है नेशनल एम्बिशन से, न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस साइंस से रिलेटेड हैं, जैसे कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। कुछ टॉपिक्स रिलेटेड हैं डिजिटल इंडिया से, कुछ गवर्नमेंट के ऐप्स और कुछ गवर्नमेंट के जीपीएस और जीआईएस बेस्ड टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड हैं, देखते हैं। देन कुछ जो टॉपिक्स हैं वो फंडामेंटल साइंस से हैं, क्वांटम मैकेनिक्स से हैं, जो डिबेट चली आ रही थी 100 साल से उसके ऊपर है। एंड देन फाइनली साइंस एंड टेक बेस्ड एप्लीकेशंस के जो ड्रग्स हैं और जो एविएशन सेक्टर है उसमें साइंस एंड टेक की हेल्प से जो डेवलपमेंट हुए हैं उनको देखेंगे हम। तो हमारा पहला टॉपिक है पावरिंग ए नेशन द न्यूक्लियर इम्परेटिव फॉर इंडिया। एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बोला गया है कि इंडिया को अगर अपने क्लीन एनर्जी टारगेट्स अचीव करने हैं तो उसे न्यूक्लियर एनर्जी की हेल्प लेनी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड। तो पहले ये समझ लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी काम कैसे करती है। बेसिक प्रिंसिपल, कोई भी एलिमेंट जो कि रेडियो एक्टिव है या फिजाइल है, अगर मैं दूसरे टर्म्स में बोलूँ, उसको अगर बॉम्बार्ड किया जाए न्यूट्रॉन के साथ तो वो तीन फ्रैगमेंट उसके बनेंगे जिन्हें हम रेडियो एक्टिव वेस्ट बोल देते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? रेडियो एक्टिव वेस्ट। और प्लस क्या निकलता है? एनर्जी। क्या निकलता है इसके साथ? एनर्जी। ये एनर्जी हमें किसकी फॉर्म में मिलती है? हीट के फॉर्म में मिलती है, जिसके थ्रू हम अपनी जो वाटर है उसको एवापोरेट करते हैं और उसके थ्रू टरबाइन के थ्रू हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो फ़िलहाल 3 स्टेजेस में चल रहा है और वर्ल्ड में एक और स्टेज आ गई है, थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर। हमने ये तो देखा ही है कि इंडिया को क्लीन एनर्जी की ज़रूरत है, बट अभी हम कहाँ हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी इंडिया जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है थ्रू न्यूक्लियर मीन्स वो कितनी है? 8 गीगावाट। कितनी है वो? 8000 मेगावाट। कितनी है? 8000 मेगावाट। बेसिकली 1 गीगावाट में कितने मेगावाट होते हैं? 1000। सो 8 गीगावाट कन्वर्ट हो जाता है 8000 मेगावाट में। इसको हमारा लक्ष्य है 2047 तक, हमारा टारगेट है कि 2047 तक 8 गीगावाट को हम कितना बढ़ा दें? 100 गीगावाट कर दें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी जब न्यूक्लियर फिजिक्स में या न्यूक्लियर साइंस में रिसर्च और कोलैबोरेशन चलता रहेगा। रिसर्च आपको समझ में आ रही है कि हम ऐसी तकनीकी सर्च करते रहें जिससे हम यूरेनियम के अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स हैं सच एज थोरियम 232 और यूरेनियम 238 जो कि अवेंडेंट हैं, इससे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं नेचर में। फॉर एग्जांपल थोरियम मोनोजाइट की फॉर्म में रेत में मिलता है केरला की में। इनको यूज़ करना है अगर हमें तो हम रिसर्च करनी पड़ेगी। फिर मैंने सेकेंड वर्ड बोला है कोलैबोरेशन, क्योंकि इंडिया इन सारी चीज़ों में अभी काफ़ी पीछे है। तो हमने काफ़ी कोलैबोरेशन और है ना टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र किया है, किससे? रसिया जैसे कंट्रीज से। तो हमें ये सारी चीज़ें करती रहनी पड़ेंगी। इसके लिए सेकेंडली हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा अपना। इस सेक्टर में क्या करना होगा? मान लो हमारे पास एक बार टेक्नोलॉजी आ गई तो हमें रिएक्टर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। एक रिएक्टर कहीं भी हो सकता है, 9-10 हज़ार करोड़ से लेकर 20-25 हज़ार करोड़ रुपए का एक रिएक्टर हो सकता है। 1 to 2 बिलियन डॉलर या उससे भी ज़्यादा का एक रिएक्टर की लागत हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और मेंशन्ड है कि इस जो हम 100 गीगावाट प्रोड्यूस करने का टारगेट रख रहे हैं उसमें से कम 25%, 25% करीब करीब हमारा टारगेट है कैसे न्यूक्लियर पावर से प्रोड्यूस करना? छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट से, जिनमें कि बहुत ज़्यादा तामझाम ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट देखे होंगे, उनकी दीवारें जो होती हैं कंक्रीट की होती हैं, काफ़ी मोटी होती हैं, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होता है। बट हम ट्राई कर रहे हैं कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें जहां हम छोटी स्केल पे भी न्यूक्लियर पावर के यूज़ से क्या कर सकें?
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। ये टेक्नोलॉजी अभी चाइना ने बनाई है कुछ दिन पहले, बट अभी हमारे पास नहीं है। क्योंकि ये चीज़ न्यूज़ में रही है तो इसके पीछे की जो साइंस है और इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्रोग्राम है, वो लाजमी है कि वो पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है वो कुछ इस तरह है। पहली स्टेज है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, दूसरी है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और तीसरी है एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ये जो 4th स्टेज देख रहे हैं ये बेसिकली इंडिया इस पर अभी काम नहीं कर रहा है। इसको अभी सक्सेसफुली कुछ ही दिन पहले ये न्यूज़ में था, किसने इम्प्लीमेंट किया है? चाइना ने। चारों चीज़ों को देख लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इस बार, तो इससे सवाल भी आ सकता है और ये हमारे एम्बिशन में का पार्ट भी है। तो देखते हैं ये चारों टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है और क्यों हम इस तरफ जाना चाहते हैं। जब मैंने रिसर्च की बात की थी तब मैंने बात की थी कि हम थोरियम बेस्ड रिएक्टर बनाना चाहते हैं जो कि काफ़ी अबंडेंट है नेचर में एज़ कम्पेयर टू यूरेनियम 235। तो ये जो रिएक्टर हैं, ये दोनों रिएक्टर किसका यूज़ करते हैं? थोरियम का, जो कि ज़्यादा अबंडेंट है, जिनके रिएक्टर छोटे हो सकते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हो सकते हैं, जिनमें तामझाम या कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो पहली जो स्टेज है वो क्रूड स्टेज बोलते हैं इसे हम, या फिर जो सिंपलेस्ट न्यूक्लियर फिजिक्स है उसके बेसिस पे है कि यूरेनियम 235 एक एलिमेंट है, आइसोटोप है यूरेनियम का। उसको अगर हम न्यूक्लियर से बॉम्बार्ड करें तो हमें क्या मिलेगी? कुछ फ्रैगमेंट्स प्लस एनर्जी। ठीक है, सेकेंड स्टेज में हम ये एनर्जी किससे लेना चाहते हैं? जब हम यूरेनियम को माइन करते हैं, इस बात को थोड़ा समझेंगे। जब हम यूरेनियम को माइन करते हैं तो हमें यूरेनियम जनरली 2 फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा एक और है 233, यूरेनियम 233। ये जनरली नेचर में नहीं मिलता है, जब हम माइनिंग करते हैं तो हमें ये दोनों मिलते हैं। ठीक है, ये जो है इससे हम डायरेक्टली एनर्जी बना सकते हैं जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, बट ये बेसिकली फर्टाइल है, फिजाइल नहीं है। मतलब ये इसको अगर मैं न्यूट्रॉन इस पर बॉम्बार्ड करूं तो ये टूटने वाला नहीं है, बल्कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक एलिमेंट में जिसका नाम है प्लूटोनियम 239। अब ये इसका आइसोटोप नहीं रहा, नया एलिमेंट बन गया जिसका नाम है प्लूटोनियम 239। ये बेसिकली फिजाइल है। अगर मैं इस पर एक और बार न्यूट्रॉन भेजूँ, हाई एनर्जी पार्टिकल भेजूँ, तो फिर यहाँ पे हमें कुछ फ्रेगमेंट्स प्लस एनर्जी मिलेगी। हम ट्राई कर रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेज का जो न्यूक्लियर वेस्ट है U-238, जो कि बेसिकली एनर्जी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसको हम कहाँ यूज़ कर लें? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, U-238 लेंगे प्लस न्यूट्रॉन लेंगे, इसको हम प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये हमें क्या देगा? एनर्जी देगा। ये हमारी सेकेंड स्टेज है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसलिए बोला जाता है कि इसमें जो मटेरियल ब्रीड हो रहा है एनर्जी में इक्वेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो हमें U-238 देना पड़ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? हम जितना फ्यूल स्पेंड कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें U-238 प्लस न्यूट्रॉन मिला के हमें वापस प्लूटोनियम मिल जा रहा है। बेसिकली हम यहाँ पे 2 चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, यूरेनियम 238 प्लस प्लूटोनियम। ये प्लूटोनियम डिके होके एनर्जी दे रहा है, यही प्लूटोनियम इस यूरेनियम को किस में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है? प्लूटोनियम 239 में। इसीलिए इसका नाम क्या है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो यहाँ तक हमने कुछ चीज़ें अचीव कर ली हैं। सेकेंड स्टेज तक हमने कुछ चीज़ें अचीव कर ली है। अभी सेकेंड स्टेज का भी काम बहुत ज़्यादा इंडिया नहीं कर पाया है। अभी भी ये भी बेसिकली एक ट्रायल वर्जन की स्टेज में है, किसमें? कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट में। जो थर्ड स्टेज है उसमें हम एक और एम्बिशियस काम करने वाले हैं कि जो थोरियम 232 नाम का एलिमेंट है जो कि मोनेजाइट सैंड में पाया जाता है केरला उड़ीसा में, उस पर अगर हम न्यूट्रॉन डाल दें एक, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? U-233 यूरेनियम में कन्वर्ट हो जाता है, नए एलिमेंट में, जिस पे अगर हम दोबारा न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करें तो फाइनली हमें क्या मिलने लगते हैं? फ्रैगमेंट्स प्लस एनर्जी। ठीक है, ये जो स्टेज है ये सबसे बेस्ट है। इसमें जो रिएक्टर का साइज़ है वो छोटा होता है क्योंकि इसको प्रेशराइज नहीं करना पड़ता है, सिर्फ इसमें
हम वाटर भर दें, जो इसकी दीवारें हैं वो उतनी नहीं होती, तो इसीलिए इसका नाम प्रेशराइज्ड नहीं है, जबकि क्या है, एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। सेकेंडली इसमें जो फ्यूल यूज़ हो रहा है वो थोरियम 232 प्लस न्यूट्रॉन है, बेसिकली थोरियम बेस्ड है। सो ये काफ़ी अबंडेंट है। यूरेनियम 235 बहुत ज़्यादा नेचर में अबंडेंट या मिलता नहीं है। झांसीगुड़ा वगैरह में माइंस हैं इसकी, झारखंड में और भी काफ़ी जगह ये मिला है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में भी, बट ये कंसंट्रेशन काफ़ी कम है। इसको एनरिच करने में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी ईरान पे सैंक्शंस लगाए हैं किसने, अमेरिका ने। सो दो प्रॉब्लम है यूरेनियम 235 के साथ। पहली तो ये है कि इसके रिजर्व्स बहुत कम है वर्ल्ड में। सेकेंडली इसकी जो रिजर्व्स हैं उनमें भी जो कंसंट्रेशन है 235 की एज़ कम्पेयर टू 238 बहुत कम है। उसको एनरिचमेंट मतलब उसकी परसेंटेज बढ़ाना, ठीक है, पॉइंट कुछ परसेंट से 2-3% तक भी करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इसी वजह से सैंक्शंस लगे हैं किस पे, ईरान पे। मान लीजिए कि जो नेचुरल ओर है उसमें 0.5% यूरेनियम 235 है, आपने इसे एनरिच किया या इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई थ्रू मिनरलॉजी, ठीक है। सो आपका फाइनली लेट से ये 2.5% पे आ गया। इसको आप यूज़ कर सकते हो न्यूक्लियर रिएक्टर में। अगर आपको इससे बम बनाना है, बेसिकली आपको न्यूक्लियर बम बनाना है, हाइड्रोजन बॉम्ब में भी यूज़ होता है ये, बट एनीवे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है आपको, तो आपको इसको एटलीस्ट 20-30% करना पड़ेगा। ये जो एनरिचमेंट प्रोसेस है ये काफ़ी महंगी है और काफ़ी बड़े इक्विपमेंट लगते हैं। इसी के सर्विलांस के बेस पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं किस पे, ईरान पे। सो यहाँ तक हमारी बात हो गई। फाइनली आ जाते हैं हम फोर्थ जो क्लास है, जो कि चाइना डेवलप कर रहा है, हमारे अभी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका पार्ट नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी जो इंडिया 3 स्टेजेस पे काम कर रहा है वो ये तीनों हैं। वो जो फोर्थ है वो चाइना ने डेवलप की है, अभी इंडिया ने उस पर काम चालू नहीं किया है। सो इसमें क्या किया है, यहाँ पे भी हम थोरियम यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, और इसे यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करके हम फ्यूल की तरह जला रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पे चाइना ने क्या किया है, मॉल्टन साल्ट लिया है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, प्लस उसके साथ एनीवे जो रिएक्टर होता है उसके अंदर एनर्जी होने की वजह से टेम्परेचर अपने आप हाई हो जाते हैं। सो मॉल्टन सॉल्ट हो गया, ठीक है, बेसिकली NaCl को किसकी फॉर्म में लिया है, लिक्विड फॉर्म में लिया है, प्लस उसमें थोरियम फ्यूल मिला दिया है, वो भी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। इन दोनों को मिला के उन्होंने जो भी टेक्नोलॉजी बनाई होगी वही जानते हैं। एक छोटा रिएक्टर जिसमें बहुत ज़्यादा दबाव की ज़रूरत नहीं है, जो कि एक शिप में फिट किया जा सकता है, और उन्होंने किया भी है, एक मर्चेंट शिप में अभी फिट वो बनाया है, जो कि किस पे बेस्ड है, थोरियम पे बेस्ड है, जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको जो आउटर सर्किट है उसके टेम्परेचर भी आप कम कर सकते हो, ठीक है। सो एनीवे जो फोर्थ स्टेज है वो किसने डेवलप कर ली है, चाइना ने डेवलप कर ली है। अभी इंडिया थर्ड स्टेज के आसपास भी नहीं पहुंचा है। इस पे जो काम कर रहा है, जो इंस्टीट्यूट थर्ड स्टेज पर काम कर रहा है वो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कुछ बातें आपको इसमें याद रखनी है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। तो क्या याद रखना है हमें कि भाई हमें टारगेट हमारा कितना है, करीब 8 से लेके 100 गीगावाट तक है, 247 तक। इंडिया 3 स्टेजेस में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला रहा है। पहला है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जिसमें यूरेनियम 235 यूज़ किया जाता है। दूसरा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसमें प्लूटोनियम 239 यूज़ किया जाता है। और तीसरा है एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर जिसमें कि थोरियम या यूरेनियम 233 को यूज़ करने की बात हम कर रहे हैं। और जो मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर है, जो कि एक छोटा रिएक्टर बना सकते हैं, जो मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की बात कर रहे थे, वो किसने बना लिया है, थोरियम बेस्ड चाइना ने बना लिया और अपने एक शिप में फिट किया है। ये पिछले महीने की न्यूज़ थी और आपको मैंने बताया भी था। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपको कुछ ये चीज़ें इससे याद रखनी थी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियाज़ आउट पोस्ट इन स्पेस। जैसे हम एक बॉर्डर के पास एक चौकी बनाते हैं कि सामने वाले पर नज़र रखी जा सके, वैसे ही हम एक स्पेस स्टेशन, बेसिकली स्पेस स्टेशन क्या होता है, 2 वर्ड शामिल हैं इसमें। ये अर्थ है,
ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर कोई भी चीज़ हो, ठीक है, करीब 100 किलोमीटर से बाहर हो, तो उसे हम जनरली क्या मान लेते हैं, आउटर स्पेस या स्पेस। सो एक कोई भी चीज़ जो कि स्टेशनरी हो या परमानेंट हो किसकी ऑर्बिट में, अर्थ के अराउंड, ठीक है, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट हो गए, ठीक है, वो भी काइंड ऑफ परमानेंट ही हैं, बट उनमें क्या है, कोई जाके रह नहीं रहा है, तो हम उन्हें स्पेस स्टेशंस नहीं बोलते। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो अर्थ की ऑर्बिट में है, उसके चक्कर काट रही है, मैन मेड है, ठीक है, और उसमें आदमी रह के रिसर्च कर पा रहे हैं, किस पे, बायोलॉजी पे, माइक्रोग्रेविटी, ये बात की थी हमने कि माइक्रोग्रेविटी क्या होती है। बेसिकली जो ऑर्बिट है उसमें आप पे एक फोर्स नीचे, ग्रेविटी का फोर्स आपको नीचे खींच रहा है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आपको बाहर धक्का दे रहा है। सो यहाँ पे चीज़ें बेसिकली, जो फोर्स है जिसकी वजह से मैं ग्राउंड पे टिका हुआ हूँ, ठीक है, चीज़ें ज़मीन पे हैं, ये कुर्सियाँ हवा में नहीं उड़ रही हैं, उसकी वजह क्या है, ग्रेविटी है। वहाँ पे ये जो ग्रेविटी का फोर्स नलीफाई हो जाता है किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। सो वहाँ पे माइक्रोग्रेविटी एक वर्ड यूज़ होता है, जहाँ पे कि बेसिकली ग्रेविटी के इफेक्ट से इम्पैक्ट क्या होते हैं, लगभग जीरो होते हैं। उसमें प्लांट्स की ग्रोथ हो गई, ह्यूमंस का बिहेवियर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ों पर रिसर्च करना। और लंबे अगर हम कभी दूसरे ग्रहों को एक्सप्लोर करने के लिए कोई फ्लाइट या मिशन बनाते हैं, उसमें ह्यूमन का कैसा बिहेवियर रहेगा, उसके रिसर्च के लिए ये ऑब्जर्वेटरी बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाई नासा एंड अदर एजेंसी। तो एक ऑलरेडी इस तरह का स्पेस स्टेशन नासा का है, और एक चाइना का है, त्यांगमेंग, ठीक है। सो दो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी ऑर्बिट में हैं, जिसमें आदमी जाके रह सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं, वहाँ पे जो भी रिसर्च वगैरह करनी हो उन्हें जीरो ग्रेविटी में, वो करके वापस आ सकते हैं। ये सारे ही जो स्पेस स्टेशन होते हैं वो जनरली किस ऑर्बिट में होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में, मतलब करीब 400 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर या 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की हाइट पर होते हैं। इसका जो डिज़ाइन है भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन का, वो मॉड्यूलर है। बेसिकली अगर कोई पार्ट ख़राब होता है, आप उस पार्ट को खोलिए और पार्ट को रिप्लेस कर दीजिए। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि स्टैंडर्डाइज्ड हो और उसको पार्ट्स को इजीली रिप्लेस किया जा सकता हो, वो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर। फॉर एग्जांपल आपकी किचन्स, कि भाई कोई पार्ट ख़राब हुआ, उसका पूरा हिस्सा निकाला और दूसरे से रिप्लेस कर दिया। और इसमें क्या फैसिलिटी रहेंगी, मान लो आपने एक मिशन भेजा जो कि यहाँ से आदमियों को वापस, फॉर एग्जांपल सुनीता विलियम को वापस लाने के लिए बनाया है, तो वो यहाँ पे जाके इससे अटैच हो जाएगा। लोग जो जाने वाले हैं वो इसमें एंटर करेंगे, जो आने वाले हैं वो वापस आएंगे, और फिर वो नीचे आ जाएगा। जैसे गगनयान या फिर जो नासा और रसिया आज तक करते आ रहे हैं, ठीक है, अंतरिक्ष से लोगों को वापस लाना और ले जाना, उस सारी चीज़ों की फैसिलिटी यहाँ पे रहेगी। बात आती है कब लॉन्च होने वाला है, अभी सिर्फ इसका डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है, ये लॉन्च होने की प्रोबेबिलिटी है 2035 में, बट यूपीएससी को इससे खास मतलब रहता नहीं है। अगर चीज़ न्यूज़ में इम्पोर्टेंट है नेशन के लिए तो वो जनरली पूछ लेते हैं। तो आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है इसमें। पहला तो है कि ये डिज़ाइंड है, अभी प्लान्ड है, बेसिकली अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है। लो अर्थ ऑर्बिट के लिए 200 से 2000 किलोमीटर की हाइट पर रहेगा ये, और ये बेसिकली माइक्रोग्रेविटी में जितनी भी रिसर्च होती हैं, बायो प्लांट्स पे हो गई, एनिमल्स पे हो गई, ह्यूमंस पे हो गई, और बाकी जो मटेरियल साइंस की रिसर्च है, उसके लिए भारत का अपना इंडिजिनस स्पेस स्टेशन है, विच इज़ प्लान्ड फॉर ईयर 2035, ठीक है। सो ये कुछ बातें आपको इसमें याद रखनी है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो गवर्नेंस से रिलेटेड है, डिजिटल या ई गवर्नेंस से रिलेटेड है। बेसिकली ई गवर्नेंस क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स का इजी एक्सेस, सिक्योर गवर्नेंस और पीपल पार्टिसिपेशन में यूज़ करना। जो गवर्नेंस की प्रोसेस है उसे आसान बनाना ही क्या है, ई गवर्नेंस या डिजिटल गवर्नेंस। उसमें कुछ 2 नए डेवलपमेंट हुए हैं अभी कुछ ही दिनों में। पहला तो है ध्रुव जो ऐप है, और सेकेंड है संचार साथी ऐप से रिलेटेड। ध्रुव जो ऐप है बेसिकली वो आपकी लोकेशन को एक यूनिक यूपीआई आईडी काइंड ऑफ चीज़ में बदल देगा। उसको देखेंगे एग्जैक्टली वो कैसे काम कर रहा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। और सेकंड जो संचार साथी ऐप है, बेसिकली गवर्नमेंट का एक सिक्योरिटी ऐप था जो कि ये सिक्योर करने के लिए बनाया गया था कि आपके फ़ोन चोरी ना हो, उनका गलत इस्तेमाल ना हो,
ठीक है, और जो फ्रॉड कॉल्स, स्पैम, स्कैम जो होते हैं उनसे कैसे बचा जाए। तो इन सारी चीज़ों को हम गवर्नेंस के अंदर देखते हैं। इसमें हम जो पहला टॉपिक देखेंगे वो हम देखेंगे डिजिपिन से रिलेटेड। जो भुवन नाम देख रहे हो आप, ये भी बेसिकली एक पुरानी न्यूज़ का पार्ट है, जानबूझ के डाल रखा है जिससे आपको याद रहे कि एक जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी, जिससे जो मैपिंग है, जो खेतों की मैपिंग हो, अर्बन मैपिंग हो, जो लैंड की मैपिंग है और लैंड रिकॉर्ड्स हैं, उनको क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। तो लेकिन अब आ जाते हैं हम जो इस वीक न्यूज़ में रहे हैं। पहला तो है डिजिपिन स्लैश ध्रुव। इसके बेसिस पे एक यूनिक एड्रेस नाम की चीज़ बनाई गई है डिजिपिन के नाम पे, डिजिपिन के बेसिस पे उसको देखेंगे। और दूसरा है संचार साथी पोर्टल और इससे रिलेटेड न्यूज़, क्या बवाल रहे थे, प्राइवेसी का क्या इशू है। सो पहले स्टार्ट करते हैं हम डिजिपिन से। सो डिजिपिन को समझने की कोशिश करते हैं। मैं टेक्स्ट पे आता हूँ बाद में इसके कैरेक्टरिस्टिक पे, बट पहले हम समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली डिजिपिन जो आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा और जिसके ऊपर ध्रुव एक ऐप बनाया गया है, वो एग्जैक्टली है क्या। सो ये समझिए आप, इंडिया है, आपको आउटलाइनिंग दिख रही होगी ये कुछ इस तरह। इस इंडिया को हमने कुछ ग्रिड में बांट लिया है, स्क्वायर्स में क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। एक स्क्वायर की जो लेंथ और विड्थ है वो कितनी है, 4x4 मीटर, लगभग मीटर स्क्वायर। ठीक है, लगभग बेसिकली एक छोटे छोटे स्क्वायर में हमने इसे बांट लिया है, जिसका साइज लगभग कितना है, 4x4 का है या 14 मीटर स्क्वायर है। मुझे पता है 4 × 4 16 होते हैं, 16 मीटर स्क्वायर होते हैं, बट ये करीब करीब कितना बैठता है, 4x4 मीटर का बैठता है। ठीक है, ये जितने भी स्क्वायर बने इंडिया के लैंड पे या फिर इंडिया की टेरिटरी पे, उनको हमने सबको एक यूनिक एड्रेस दे दिया। और वो एड्रेस या स्क्वायर्स कितने आए, लगभग 228 बिलियन या लगभग 228 अरब स्क्वायर्स बने। उतने ही यूनिक एड्रेस दे दिए हमने इन्हें। ठीक है, ये किसका काम है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का। ठीक है, ये काम कर लिया। अब हमने क्या कर लिया, जैसे जीपीएस में आप अपना एक लॉन्गिट्यूड, एक लैटिट्यूड और एक एल्टीट्यूड बताते हो, भाई मेरी पोजीशन ये है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में, और मेरी अर्थ की सरफेस से हाइट ये है। ये डिटरमाइन होता है बेसिकली ट्राइलेटरेशन मेथड ऑफ जीपीएस, उससे डिटरमाइन होता है। वैसे ही हमने यहाँ पे इंडिया को, प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए इंडिया को छोटे छोटे स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया और हर एक को एक यूनिक एड्रेस दे दिया। वो एड्रेस कैसा है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है, मतलब उसमें लेटर्स भी रहेंगे और उसमें डिजिट्स भी रहेंगी। फॉर एग्जांपल ABC 1 2 3 देन 4 5 6 एंड D। सो ये करीब करीब आपका एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड हो गया एक स्क्वायर के लिए। अब आपने जब हर एक स्क्वायर को एक कोड असाइन कर दिया, तो आपके लिए लगभग पूरे इंडिया की जितनी भी जगह हैं उनके लिए यूनिक कोड हो गए। ठीक है, अब हमने इसका क्या यूज़ किया, ये तो हो गया। जो ये वाली लेयर थी, जो बेसिक लेयर थी, ये क्या थी, डिजिपिन थी। ठीक है, डिजिटल पिन। ठीक है, जैसे पहले पोस्टल पिन यूज़ होते थे 6 लेटर्स के, उसकी जगह हमने क्या कर दिया, डिजिटल पिन, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट हैं, जीपीएस पे बेस्ड हैं और जिन्हें डिजिटली ट्रैक किया जा सकता है। ठीक, अब इसका यूज़ किया हमने कि मान लो मैं किसी घर में रहता हूँ जो इस स्क्वायर में फॉल करता है। ठीक है, ये स्क्वायर बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, 4x4 इज़ लाइक 12 स्क्वायर फीट बाई 12 फीट बाई 12 फीट का आप एक कमरा ले लो, वो कितना बैठेगा, करीब 4x4 का। सो लगभग हमने हर एक कमरे जितनी जगह को एक यूनिक एड्रेस दे दिया। मान लो किसी का घर बड़े क्षेत्र में है, वो मल्टीपल स्क्वायर में आ रहा है, इतने स्क्वायर्स में आ रहा है, सो हमने इन स्क्वायर्स को जोड़ा, इससे एक आईडी बना दी। फॉर एग्जांपल राज एट अजमल। ठीक है, एक आईडी बना दी राज एट अजमल, ये मेरा यूनिक एड्रेस हो गया। ये इन सारे स्क्वायर्स का मिला के एक यूनिक एड्रेस हो गया, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, ध्रुव। अब ये कुछ इस तरह का हो गया, फॉर एग्जांपल राज एट अजमल। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी यूपीआई आईडी होती है राज एट paytm.SBI वगैरह, वैसे ही सिमिलरली आप इसका QR कोड भी बना सकते हो। तो वंस जैसे ही ये चीज़ें होने लगी, सो क्योंकि ये डिजिटली एक्यूरेट है, ट्रैकेबल है,
शेयरेबल है, इसके बेसिस पे आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो। सो जो एम्बिग्यूटी है एड्रेसेस में, खासकर जो लोकल एरियाज़ है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे कि बहुत चीज़ों का एड्रेस बहुत फिक्स नहीं है, वहाँ पे ये बहुत हेल्प करेगा कि आप इस लिंक को शेयर कीजिए, जीपीएस अपने आप आपको उस जगह पे लेके जाएगा। सो पहली लेयर हो गई डिजिपिन। डिजिपिन के कैरेक्टर्स पे मैं आ रहा हूँ। उसके बेसिस पे जो सेकेंड लेयर है, जो ध्रुव ऐप है, जो यूनिक एड्रेस लेवल है, उसके कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं कि किसने किसने डेवलप किया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। इंटर ऑपरेबल है, मतलब मल्टीपल ऐप्स पे आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सेम यूपीआई आईडी आप एसबीआई के आप योनो में चलाइए, आप पेटीएम पे चलाइए, आप गूगल पे पर शेयर कीजिए, जहाँ भी वो एक्सेप्टेबल है अमंग द ऐप्स, वहाँ पे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप गूगल मैप्स पे यूज़ कर सकते हो, अमेज़न की जो एप्पल में जो सफारी ऐप्स या जो उनके मैपिंग जो ऐप है वहाँ यूज़ कर सकते हो, और बाकी दुनिया के जितने मैपिंग ऐप हैं वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब है इंटर ऑपरेबल है, यूनिक डिजिटल एड्रेस है, दुनिया में सेकेंड एड्रेस या एटलीस्ट इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये टेक्नोलॉजी अभी दुनिया ने डेवलप नहीं की है, या इस तरह के काम दुनिया नहीं कर रही हो, करेगी भी तो उनके अपने एड्रेस डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, लेबल्ड बाई एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर। अब बात ये आती है आईडी बनाएगा कौन? क्या आप अपने आप से बना सकते हैं? सो नहीं, ये आपको जैसे कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं वैसे ही गवर्नमेंट के कुछ सेंटर्स रहेंगे, वहाँ पे जाके आप अपनी घर की लोकेशन बताएंगे और वो आपको एक एड्रेस देगा। फिर आ जाता है कि क्या आपके घर के एड्रेस अगर मान लो क्यूआर कोड शेयर हो गया है या आईडी शेयर हो गई है तो कोई भी देख सकता है? ऐसी बात नहीं है, कोई भी नहीं दे सकता। आप उसमें वो क्यूआर कोड या आईडी में एक इनबिल्ट फीचर है कि आप जब तक चाहें, जैसे आप लोकेशन शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, 1 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, 15 मिनट के लिए भी कर सकते हैं, वैसे ही जब तक चाहें तब तक वो आपका एड्रेस देख सकता है। उसके बाद उस क्यूआर कोड का उस आदमी के लिए, पर्टिकुलर आदमी के लिए जिसके लिए आपने कंसेंट रिवॉक कर लिया है, वो एड्रेस नहीं दिखेगा। और ये किस पे बेस्ड है? डिजिपिन पे। सो ये तो कुछ फीचर हो गए ध्रुव के, ठीक है, एक बेसिक सा यूपीआई काइंड ऑफ डिजिटल एड्रेस जो कि कंसेंट बेस्ड है, जो कि किस पे जिसकी अंडरलाइंग लेयर कहाँ पे है? डिजिपिन पे है, और जो कि यूनिक है, पूरे इंडिया में एक ही होगा, और आप उसे @ करके कुछ बना सकते हो थ्रू जो सेंटर्स बनाएंगे गवर्नमेंट के एड्रेस सेंटर्स, उनके थ्रू जाके बनवा सकते हो। अब हम थोड़ा सा डिजिपिन के फीचर्स देख लेते हैं। बेसिक टेक्नोलॉजी हमने समझ ली थी। सो डिजिपिन कैसा है? एक 10 कैरेक्टर अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड, मतलब उसमें डिजिट भी रहेंगी, उसमें लेटर्स भी रहेंगे, रिप्रेजेंटिंग ए प्रीसाइज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। मैंने बात की थी कि हमने पूरे इंडिया को ग्रिड्स में बेसिकली स्क्वायर में बांट दिया है, और हर एक स्क्वायर को एक नंबर दे दिया है। और ऐसे कितने स्क्वायर हैं पूरे इंडिया में? 228 बिलियन, लगभग 228 अरब स्क्वायर्स हैं। एक्यूरेसी की जहाँ तक बात है वो 14 स्क्वायर मीटर है, या करीब करीब 4x4 का एक स्क्वायर रहेगा। 3x3 का स्क्वायर की जो एरिया है वो आएगा 9, 4x4 के जो एरिया है वो आएगा 16। सो करीब करीब ये 16 के करीब बैठ रहा है। मतलब अगर आप 4 मीटर कहीं भी मूव करते हो तो फिर वो दूसरा डिजिपिन आप पे अप्लाई हो जाएगा। बेनिफिट क्या है? इंटर ऑपरेबल है, कंसेंट बेस्ड है, और हाईली एक्यूरेट डिजिटल एड्रेस सिस्टम है, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर बनाया गया है। ठीक, इसके एप्लीकेशंस देख लिए हमने, ठीक है, कि जो एड्रेस सिस्टम है उसको इजी करना, प्रिसाइज करना, डिजिटल करना। सेकंड जो न्यूज़ है गवर्नेंस से रिलेटेड या ई गवर्नेंस से रिलेटेड, वो है संचार साथी पोर्टल। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, पर पहले समझते हैं संचार साथी पोर्टल क्या था। सो संचार साथी पोर्टल बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, उनका एक ऐप था, जो कि पहले गवर्नमेंट ने बोला था कि 2026 की स्टार्टिंग में सारे जो मोबाइल प्रोवाइडर्स हैं, जो मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं, फॉर एग्जांपल iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, बाकी जितने
ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं उनको मैंडेटरी था इंस्टॉल करना, प्री इंस्टॉल करना, और जो ऑलरेडी यूज़र थे उनको क्या करना था, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना था। बट अभी गवर्नमेंट ने इस पर जो मैंडेटरी वाली रिक्वायरमेंट थी वो हटा ली है। क्यों हटा ली है? क्योंकि पहली बात तो एप्पल ने बोला कि हम ये काम नहीं करने वाले हैं, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर। देन गूगल ने बोला, जो कि गूगल ऑल्दो मोबाइल मैन्युफैक्चर नहीं है बट मोबाइल का जो iOS है, एंड्रॉयड जो सिस्टम है वो किसका है, गूगल का है। थर्ड, जो अपोजिशन था, पॉलिटिकल पार्टीज थी, अपोजिशन ने ये बोला है कि इस ऐप का किस में गलत यूज़ किया जा सकता है, सर्विलांस में या फिर नज़र रखने में। सो एनीवे वो एक डिफरेंट स्टोरी है, वो पॉलिटिकल स्टोरी है, वो एक बेसिकली ग्लोबल स्टोरी है। बट इसके क्या फ़ायदे थे इस ऐप के जिसकी वजह से गवर्नमेंट इसे लाना चाह रही थी, वो हमें देखना है क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो की फीचर्स अगर मैं देखूँ संचार साथी ऐप के, समझेंगे कैसे हो रही हैं ये सारी चीज़ें, पर पहले की फीचर्स देख लेते हैं। अगर आपका फ़ोन खो गया है, सो फ़ोन में एक IMEI नंबर होता है, उससे आपके फ़ोन को ये ट्रैक कर सकता था। गवर्नमेंट के पास एक्सेस थी इस ऐप के थ्रू कि आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकती थी, ठीक है। कोई भी फ़ोन में जैसे ही सिम डालता, मान लो आपका फ़ोन किसी ने चोरी कर लिया है, जैसे ही उसने सिम डाली, वो फ़ोन का IMEI नंबर की वजह से लोकेशन पता चल जाती कि ये फ़ोन इस सिम के साथ महाराष्ट्र की जगह दिल्ली में यूज़ हो रहा है चोरी होके, ठीक है। मान लो आपने चोरी की कंप्लेंट डाल रखी है, ऐसा भी हो सकता है कि आप महाराष्ट्र से दिल्ली चले गए, वो हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है फ़ोन चोरी हो गया हो। इन दैट केस आपने कंप्लेंट डाली होगी, तो फिर उसके IMEI नंबर को ट्रैक किया जाएगा कि अगली बार वो फ़ोन किस सिम से कहाँ पे बेसिकली ऑनलाइन हुआ है या फिर जो टेलीकम्युनिकेशन के सर्कल में आया है। सो पहला तो ये था। दूसरा ये था कि कोई भी मान लो एक आदमी है जो कि जमताड़ा का है, जमताड़ा एक जगह है झारखंड में जहाँ से बहुत फ्रॉड हुए हैं, स्कैम्स हुए हैं, जो मोबाइल बेस्ड स्कैम्स हैं, जिसमें कि आपने 100 सिम खरीद ली, ठीक है, और फिर आप उनमें से एक पर्सनल है आपकी, आप घर यूज़ कर रहे हो, 90 से आप बेसिकली स्कैम कर रहे हो, और ठीक है। सो इन दैट केस अगर मान लो मेरी एक सिम से मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ उसे, बाकी 99 से स्कैम हो रहा है, सो वो ID लेके उन सिम का जिस एड्रेस और जिस नाम से वो सिम खरीदी गई हैं, उस बंदे की दूसरी सिम को ट्रैक करके हम उस तक पहुंच सकते हैं। सो सेकंड ये था कि एक बंदे के नाम पे कितनी सिम्स हैं, वो किस काम में यूज़ हो रही हैं, अगर एक भी सिम गलत काम में यूज़ हो रही है तो उसको पकड़ा जाए, ठीक है। थर्ड था कि फ्रॉडुलेंट और सस्पिशियस जो कॉल्स हैं उन्हें मिनिमाइज़ किया जाए। सो देखते हैं ये एग्जैक्टली हो कैसे रहा था, ठीक है। इसको करने ये जो सारी चीज़ें हो रही थी जिससे हम ट्रैक कर पा रहे थे चीज़ों को, वो दो चीज़ों से हो रही थी। पहला तो है IMEI एंड इट्स वेरिफिकेशन। सो कभी कभार एग्ज़ाम में क्या कर लेता है, वो आपसे फुल फॉर्म ही पूछ लेता है छोटे मोटे एग्ज़ाम्स में। सो इसकी फुल फॉर्म है IMEI की, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। बेसिकली कोई भी डिवाइस दुनिया का जो कि कम्युनिकेट कर सकता है, जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है, चाहे वो वायरलेस हो, जो 2 वे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो सकता है, चाहे वो वायरलेस हो, चाहे आपके मोबाइल्स हो, उसको एक यूनिक आइडेंटिटी या ID नंबर दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, IMEI। आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। कितने डिजिट का कोड होता है, बेसिकली एक नंबर होता है जो कि कितना लंबा रहता है, 15 डिजिट रहती हैं। जिन डिवाइसेस में 2 सिम डलती हैं, 3 सिम डलती हैं, एक से ज़्यादा कम्युनिकेशन की मीडियम्स है, फॉर एग्जांपल मेरे मोबाइल में हो सकता है एक एयरटेल की सिम हो और दूसरी वोडाफोन या आइडिया की है। सो दोनों के लिए डिफरेंट IMEI नंबर रहेगा एक मोबाइल में, फिर आपको 2 IMEI नंबर मिलने लगेंगे। जितने मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उतने ही IMEI नंबर रहेंगे, जिससे ट्रैक किया जा सकता है कि कौन से डिवाइस से किस सिम से कम्युनिकेशन हुआ है, यूनिकली ट्रैक किया जा सकता है। किसके लिए हो सकता है, मोबाइल डिवाइसेस दैट कैन कनेक्ट टू ए सेल्यूलर नेटवर्क। दुनिया का कोई भी डिवाइस ऐसा है जो कि टावर्स या सेल्यूलर नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, उसके लिए ये नंबर्स यूज़ किए जाते हैं। यूनिक एंड वेरीफाइबल
यूजिंग द संचार साथी ऐप। अब आ जाता है काम किसका, संचार साथी ऐप का। जिस ऐप की हम बात कर रहे थे, अगर आप उसे डाउनलोड करके रखते हो, सो गवर्नमेंट कैन ट्रैक कि आपका मोबाइल किसके पास है। अगर आपने उसकी रिपोर्ट लिखवाई है खोने की, तो गवर्नमेंट कैन ट्रैक कि भाई वो कहाँ यूज़ हो रहा है, किस सिम के साथ हो रहा है, और जो सिम खरीदी गई है, जिस नाम से खरीदी गई है, वो सिम किसके नाम पे है, तो उसको पकड़ा जा सकता है। पहली बात तो ये है, ठीक है। सो IMEI नंबर से हम बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपकी फ़ोन की चोरी हो गई है, वो मोबाइल को काम करना बंद करवा सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको ब्लॉकिंग कर सकते हैं रिमोट से, दूर से, ठीक है। डिटेक्ट, कई बार ऐसा हो जाता है जो मोबाइल नंबर है उनके जो IMEI चोरी करने के बाद टेम्पर्ड कर दिए जाते हैं, उसका भी पता लगाया जा सकता है। अब सारी बात आती है रहता कहाँ है, उसका यूज़ क्या है, ठीक है। ये नंबर बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इसका यूज़ क्या है। आप जब मोबाइल ख़रीदते हैं तो आउटर पैकिंग पे रहता है, उसके अलावा बैटरी वगैरह के नीचे ये नंबर लिखा रहता है। उसके अलावा आप डायल करके भी इस नंबर का पता कर सकते हो। और साथ में अगर अबाउट फ़ोन में जाओगे आप सेटिंग्स के अंदर, तो वहाँ पे ये नंबर आपको मिल जाएंगे। सो एक तो ये समझ में आ गया कि मान लो कोई मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, चोरी हो गया है, ठीक है, तो उसे कैसे ट्रैक किया जा सकता है। सेकेंड है सिम बाइंडिंग। सेकेंड चीज़ क्या है, मान लो आपने एक मोबाइल ख़रीदा, ठीक है, उसमें एक ऐप डाउनलोड किया, उस ऐप में वो ऐप ऐसा था कि उसे वाईफाई से आप चला सकते हो, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन मेल आईडी से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि उसको मोबाइल नंबर चाहिए ही, सिम चाहिए ही। सो इन दैट केस अगर वो उस ऐप से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कई सारे टेरर अटैक केसेस में ये हुआ है कि मैंने एक ऐप डाउनलोड किया, मैंने सिम नहीं खरीदी, मैंने एक ऐप डाउनलोड किया, मैंने मेल आईडी से उसे रजिस्टर किया, और फिर मैं अपने जो साथी है जो हम अटैक करने जा रहे हैं मान लो, उनसे कम्युनिकेट करने लगे, ठीक है। और फिर मेरे को गवर्नमेंट जो ये सिम वाली चीज़ थी इससे ट्रैक नहीं कर सकती थी। इसका IMEI से भी कोई लेना देना नहीं है कि किसके थ्रू काम कर रहा है, वाईफाई या इंटरनेट के थ्रू काम कर रहा है। अब आप इसको कैसे ट्रैक करोगे, उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई भी ऐसा ऐप जो कि मैसेज कर सकता है या फिर कॉल कर सकता है, वो किसके बिना नहीं काम करेगा, सिम के बिना काम नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक दिन मैसेज आता है कि आपका व्हाट्सअप हैक हो गया है, किसी ने आपका पासवर्ड लेके या फिर OTP लेके बेसिकली आपके व्हाट्सअप को किस में लॉगिन कर लिया है, अपने मोबाइल में लॉगिन कर लिया है, और फिर वो उससे गलत सलत मैसेज भेज रहा है। इन दैट केस अब क्या होगा, वो व्हाट्सअप काम नहीं करेगा। वो व्हाट्सअप तभी काम करेगा, कोई भी ऐप मैसेजिंग या कम्युनिकेशन ऐप तभी काम करेगा जब सिम, वो जिस सिम के नाम से वो यूज़ हो रहा है, वो उसमें फिजिकली प्रेजेंट होगी। समझ में आया आपको। सो इससे बहुत सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। इट विल वर्क ओनली इफ़ द सिम इज़ फिजिकली प्रेजेंट इन द डिवाइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप टेलीग्राम प्रिवेंट्स क्रिमिनल यूज़ ऑफ अदर सिम। आपकी सिम का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और कोई अपनी सिम का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसका पता किया जा सकता है, क्योंकि अब आप वाईफाई से काम कर भी रहे हो तो आपकी सिम ट्रैक हो रही है, क्योंकि वो सिम से बाइंडेड है। वो ऐप किससे बाइंडेड है, किससे रिलेटेड है, सिम से रिलेटेड है, ठीक है। मेक द हैकिंग ऑफ व्हाट्सअप यूजलेस। कोई भी आपके व्हाट्सअप वगैरह को हैक कर लेता है, अब वो यूजलेस हो जाएगा। 6 घंटे बाद रिफ्रेश होने पे बेसिकली वो जो व्हाट्सअप है उसके डिवाइस से अपने आप लॉग आउट हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो सिम नहीं है जिससे उसने लॉगिन किया है। और प्रिवेंट सिमलेस कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल जो कि टेरर अटैक्स में होते थे। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये काम किया है, और आपको ये थोड़ा सा UPSC के लिए याद रखना है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिक्स से रिलेटेड। आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। तो जो न्यूज़ रही है वो कुछ इस तरह रही है कि क्वांटम मैकेनिक्स की एक प्रॉपर्टी है जो कि बोलती है कि कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल या क्वांटम पार्टिकल कैसा है, नेचर में कैसा है, अनसर्टेन है। उसकी पोजीशन या प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, अनसर्टेन है। मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। ये मान लो एक एटम है जिसमें ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। क्वांटम मैकेनिक्स सिंपली ये बोलता है कि जो पार्टिकल जितना छोटा है उसकी अनसर्टेनिटी
एक जगह पर होने की उतनी ही कम है। तो क्लासिकल जो मॉडल था उसमें हम ये मानते थे कि एटम एक पार्टिकल की फॉर्म में है। अब हम ये मानते हैं कि एटम एक क्लाउड की फॉर्म में है। हमें नहीं पता है एग्जैक्टली वो कहाँ है, उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, यहाँ हो सकता है, 2% है, यहाँ हो सकता है, 20% है, यहाँ हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट ये हमें तभी पता चलेगा, इस टाइम वो कहाँ है ये हमें तब पता चलेगा जब हम इसे क्या कर लेंगे, ऑब्ज़र्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मीज़र कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऑब्ज़र्व कर लेंगे। इसी को ऑब्जर्वर इफेक्ट बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। सो क्वांटम मैकेनिक्स से बोलती है जो फंडामेंटल वर्ल्ड है वो बेसिकली इनहेरेंटली अनसर्टेन है। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक पॉस्टुलेट था जिसको सारे साइंटिस्ट ने लगभग अप्रूव किया था, बट एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट को छोड़ के, उनका नाम था आइंस्टाइन। क्योंकि वो आइंस्टाइन थे, सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट माने जाते हैं, तो उनकी बात को फिर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आइंस्टाइन क्या बोलते थे कि भाई जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स के मॉडल है, जो मैथमेटिक्स है, उसमें कुछ फ्लॉ है। वास्तव में तो पार्टिकल अपनी जगह पे ही होता है, हम सही से पता नहीं लगा पा रहे, हमें प्रोबेबिलिटी मिल रही है कैलकुलेशन से, हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिल रही। आइंस्टाइन बोलते थे जो रियलिटी है नेचर की वो यूनिक है, वो फिक्स्ड है, ठीक है, वो अनसर्टेन नहीं है। हमारे जो मॉडल्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स के या फंडामेंटल पार्टिकल्स के, उन्हीं में फ्लॉ है। सो ये आप थोड़ा सा देख सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने विदाउट ऑब्जर्व या मीज़रमेंट के हमने 2 स्लिट्स के थ्रू भेजा है ना, एक इलेक्ट्रॉन भेजा फिर एक और भेजा। सो हमें कुछ ऐसा पैटर्न मिला जैसे हम लाइट को भेजते हैं। क्योंकि ये कैसा था, नेचर कैसा था इसका, अनसर्टेन था। दूसरी बार हमने एक्सपेरिमेंट किया, सेम इलेक्ट्रॉन्स को भेजा, बट अब हमने एक एक इलेक्ट्रॉन को भेजा। ठीक है, अब हमने इसको मीज़र कर लिया। पहले हम मीज़र नहीं कर रहे थे, अब हमने क्या कर लिया, मीज़र कर लिया। तो जो पैटर्न मिला वो दोनों जहाँ छेद थे वहाँ पे जाके हमें इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी मिलती है। सो ये बात कभी तय नहीं हो पाई कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी पोजीशन फिक्स हमारे देखने या मीज़रमेंट की वजह से हो रही है या फिर ये पहले से ही फिक्स है। आइंस्टाइन बोलते हैं कि ये पहले से ही फिक्स है, बोर बोलते हैं कि ये कुछ अनफिक्स्ड है या फिर इनकी पोजीशन अनरिजॉल्व है। जब हम मीज़र कर रहे हैं तो ये पोजीशन कैसी हो जा रही है, फिक्स्ड हो जा रही है। तो अभी एक चाइना में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि जो नील बोर थे वो सही थे, आइंस्टाइन इस मामले में गलत है। बिफोर ऑब्जर्वेशन, अगर हम ऑब्जर्वेशन ना करें तो जो पार्टिकल की स्टेट है वो कैसी है, अनसर्टेन है, प्रोबेबिलिस्टिक है। हम 100% प्रूफ से या 100% दावे के साथ नहीं कह सकते कि पार्टिकल कहाँ है, बट अगर हम ऑब्जर्व कर लेते हैं तभी हम कह सकते हैं कि वो पार्टिकल कहाँ है। सो आपको इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रखनी है। पहली तो अनसर्टेनिटी किसका पार्ट है, नेचर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स का पार्ट है। ठीक है, और ऑब्जर्वर इफेक्ट ये कहता है कि जब तक हम पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं करते हैं तब तक उसकी पोजीशन कैसी है, प्रोबेबिलिस्टिक है। हम ये तो बता सकते हैं कि 20% चांस यहाँ है, 20% चांस यहाँ है, लेकिन 100% सर्टेनिटी से कुछ भी नहीं कह सकते। इसमें तीसरे इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट थे वो थे हाइजेनबर्ग, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। ठीक है, बट वो आपको ज़रूरत नहीं है। सो ये कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स पे इंपॉर्टेंट रिसर्च थी। उसके बाद हमारे 2 छोटे से टॉपिक जो कि अप्लाइड साइंस के हैं वो बचते हैं। पहला तो है हंसा नाम का एक एयरक्राफ्ट है जो कि बेसिकली पायलट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। किसके लिए बना है, कमर्शियल और प्राइवेट जेट्स जो होते हैं, जो आपकी इंडिगो की फ़्लाइट्स हैं, जो अंबानी का प्लेन है, उनको उड़ाने के लिए जो पायलट चाहिए होते हैं उनको भी तो कहीं ट्रेन किया जाता होगा। सो वो वर्ल्ड में काफ़ी सारी एकेडमीज़ हैं, काफ़ी सारे प्लेन्स हैं जिनके थ्रू उन्हें ट्रेन किया जाता है। तो ऐसा ही एक प्लेन का डिज़ाइन बना लिया है किसने, प्रोडक्शन रेडी डिज़ाइन। मतलब अब ये सीधा किस में जा सकता है, प्रोडक्शन में जा सकता है। बनाया किसने है, बनाया किसने है, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नाम की एक संस्था है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर उसने ये
बना लिया है, इसका जो प्रोडक्शन है वो कौन करने वाला है, एक प्राइवेट कंपनी करने वाली है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब आपको इसके बारे में जानना क्या है, ये 2 सीटर एयरक्राफ्ट है जो कि डेवलप किया है CSIR ने, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्शन है वो आंध्र प्रदेश में होने वाला है, और इसका 3rd वेरिएंट है, हंसा 3 नाम है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं जानना है। जो आज की हमारी फाइनल न्यूज़ है वो कुछ इस तरह है। हु बेसिकली आप सोच रहे हैं हु अप्रूव्स GLP, ये तो काइंड ऑफ क्वेश्चन हो गया, बट एक क्वेश्चन नहीं है। हु का मतलब है यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने GLP एक ग्लूकोजन लाइक पेप्टाइड 1 करके एक बेसिकली प्रोटीन है जो कि क्या काम करती है, जो कि आपकी गट जो GI ट्रैक्ट है उससे रिलीज़ होती है। आपको भूख कब लगेगी, कितनी लगेगी, आपका जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन है बॉडी में उसको रेगुलेट करती है। तो उसके बेसिस पे एक ड्रग बनाई है, किसके लिए, जो मोटे लोग हैं बेसिकली, जो ओबेस हैं, जिनका थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, वो नॉर्मल एक्सरसाइज से नहीं कम हो रहा है या फिर वो नहीं कर पा रहे हैं इनडिसिप्लिन की वजह से। सो उनके लिए इंडिया की एक ड्रग है GLP-1, उसको अप्रूव कर दिया है किसने, WHO ने। WHO अप्रूवल का ये मतलब है कि वो सेफ़ है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम है। और एक चीज़ जो और आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये याद रखनी है, ये किसके बेसिस पे है, एक नेचुरल एंजाइम या हार्मोन रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में, उसी के बेसिस पे ये ड्रग है। तो आपको जनरली जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। सो ये तो था आज का पूरा करंट अफेयर्स। और अगर मैं बात करूं इसकी यूटिलिटी की, इस ड्रग की, तो लगभग 30% ऑफ इंडियन एडल्ट पॉपुलेशन इज़ ओबीस, ठीक है। वो कैसे हैं, मोटापे से ग्रस्त हैं। और वर्ल्ड में खासकर यूरोप और अमेरिका में ये प्रॉब्लम 40% से भी ऊपर है। अब हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पूरे करंट अफेयर्स को। सो हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियर एनर्जी से, हमारा टारगेट है 8 से 100 गीगावाट तक ले जाने का। इंडिया के 3 प्रोग्राम देखे थे, 3 स्टेज प्रोग्राम। फिर हमने वो भी देखा था मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर, जो कि किसने बना लिया है, चाइना ने बना लिया है। फिर हमने देखा था भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि 2035 में लॉन्च होने वाला है, विच इज़ लाइक ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। फिर हमने कुछ गवर्नेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स देखे थे, सच एज डिजीपिन और ध्रुव, जो कि जियो लोकेशन में यूज़ हो रहे हैं, और संचार साथी ऐप, जो कि आपके कम्युनिकेशन को सिक्योर बना रहे हैं, आपकी लाइफ को सिक्योर बना रहे हैं, डिजिटल लाइफ को। देन फिर हमने देखा था कि फंडामेंटल साइंस में जो क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्ड्रम था कि क्या पार्टिकल इनहेरेंटली अनसर्टेन है, तो वो देखा था हमने। और कंक्लूज़न यही निकला है कि नील्स बोर सही थे, आइंस्टाइन गलत थे। और फाइनली हमने CSIR का हंसा-3 एयरक्राफ्ट और GLP-1 ड्रग देखी, जो कि इंडिया के खुद के डेवलपमेंट हैं और हमारे साइंस एंड टेक के प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाते हैं। ये सारे की सारी चीज़ें ना सिर्फ हमारे नेशन को प्रमोट कर रही हैं, डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही हैं, उसके अलावा जो मेन चीज़ है वो ये है कि इस जो डिजिटल वर्ल्ड है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी की होड़ है, वहाँ पे हम कहीं थोड़ा बहुत कॉम्पीट बाकी नेशन से कर पा रहे हैं, सच एज US एंड चाइना। जहाँ तक आपके एग्ज़ाम्स की बात है, आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, कंसेप्ट याद रखने हैं इसके, किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए आपको कंसेप्ट प्लस पूरा कंटेंट भी। इसके हैंड रिटन नोट्स मैं आपको वीडियो लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि डिटेल्ड है और मेरे खुद के द्वारा लिखे गए हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है।